Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to discuss about 6th class science periodic test 2. So before starting the paper, one important thing is this that I have taken questions from chapter 7, 8 and 9 to make this paper for you. बट एज यू नो कि आप लोगों का जो सेशन था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ और उसके बाद बुक्स भी थोड़ा लेट मिली। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पीरियोडिक टेस्ट टू बने उसमें ये चैप्टर्स ना होके हो सकता है चैप्टर 5 या चैप्टर 6 भी दिया गया हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने जो हाफ ईयरली का पेपर बनाया है आप उसको भी कंसल्ट करना, क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 6 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पेपर में मौजूद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर। और इसमें ये 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका और 90 मिनट्स का होगा। तो पहले आपको 8 एमसीक्यूज मिलेंगे, आइए इनको कंप्लीट करते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है लेबोरेटरी का उसकी रेंज कहाँ से होती है? वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है व्हाट हैपेंस टू आइस व्हेन हीट। जब आइस को हीट दोगे तो क्या होगा? वो पिघल जाएगी। इट मेल्ट्स। थर्ड इज व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस। सेल्सियस में एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या है? 0 से 100 डिग्री। 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है आदमी, तो फिर क्या चाहिए? तो 35 से 42 डिग्री, 32 से 98 डिग्री या 10 से 50 डिग्री। करेक्ट आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये टेम्परेचर रेंज है आपके हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस। फोर्थ इज विच स्टेट ऑफ वाटर इज इनविजिबल बट प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस। वो कौन सी स्टेट है वाटर की जो हमारे एयर में मौजूद है लेकिन हमें दिखती नहीं है? तो दैट इज एक्चुअली वाटर वेपर। वेपर जो है वो हमें दिखते नहीं है। Why is Kelvin scaled used in scientific studies में? तो साइंटिफिक स्टडीज में केल्विन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट होता है वो एब्सोल्यूट जीरो है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट जीरो। सिक्स्थ इज विच नेचुरल एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? एक ऐसे छज्जा लेके और उसमें से जो है ऊपर से ग्रेन्स गिराए जाते हैं, तो ग्रेन्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और शेफ जो है वो थोड़ा सा दूर जाकर इकट्ठा होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? वाटर, सनलाइट, विंड या हीट? तो उसके लिए चाहिए विंड। सेवेंथ, विच मेथड यूजेस अ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। चाय की पत्ती छानने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन या हैंड पिकिंग? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। एट्थ क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ वाटर डू वी सी एज फ्रॉस्ट ऑन कोल्ड मॉर्निंग। सुबह सुबह ठंडी की सुबह में जो हमें फ्रॉस्ट दिखता है वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या वेपर है? अब आई नो कि आप लोगों को सोचोगे शायद कि वो वेपर है या गैस है। नो, इट इज एक्चुअली सॉलिड फॉर्म। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं आपके 6 ट्रू फॉल्स हैं, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। टेंथ है अ सीव इज यूज टू सेपरेट आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट। तो क्या हम आयरन नेल्स को सॉडस्ट से छान कर निकाल सकते हैं? जी नहीं। इसको करने के लिए हमें मैग्नेटिक सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। इलेवेंथ है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज सब्लिमेशन। मतलब वाटर वेपर में बदलेगा तो सब्लिमेशन होता है वो प्रोसेस? नहीं, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड वो स्ट्रेट लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधा डायरेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। जैसे कपूर, जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त जो हम कपूर जलाते हैं वो जलते ही सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ट्वेल्थ है अन्ना मनी इज कॉल्ड वेदर वुमन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये सही है, को वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहते कहते हैं। चर्निंग वर्क्स बिकॉज बटर इज लाइटर। तो बटर जो है वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है आसानी से। सो दिस एक्चुअली इज करेक्ट। तो फ़ारेनहाइट डज नॉट रिक्वायर अ डिग्री सिंबल। मतलब आप डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लिखते हो, तो ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। केवल केल्विन ऐसी स्केल है जो जिसमें डिग्री का सिंबल नहीं आता। बाकी जितने भी है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, उन सब में डिग्री इस्तेमाल होता है। 15th क्वेश्चन है अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर, गिव रीजन।
तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो स्टार्ट होता है -10 डिग्री सेल्सियस से और जाता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए सिर्फ 35 से लेके और 42 डिग्री तक ही चाहिए। तो हम इतने बड़े स्केल जो है उसका क्या ही करेंगे। तो इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो बॉडी को टेम्परेचर को यूज नहीं होता मेजर करने में। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। A laboratory thermometer is designed to measure a wide range of temperatures and does not have a kink to hold reading। ठीक है, तो मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो टेम्परेचर की रेंज है, मैंने जैसे आपको बताया -10 डिग्री से 110 डिग्री, तो बहुत वाइड है ये रेंज टेम्परेचर की, और उसमें किंक भी नहीं होता है। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16th question is why does ice float on water and why a water is important for living organisms। तो आइस जो है वो फ्लोट क्यों होती है। देखो, कोई भी चीज पानी पर तभी तैरेगी जब वो पानी से कम डेंस होगी। तो इसी तरह से आइस जो है उसका भी स्ट्रक्चर, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो पानी से कम डेंस हो जाती है। और कोई भी चीज जो पानी से कम डेंस होगी यानी कम घनी होगी वो पानी में तैरेगी। इसलिए आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो आप लिख सकते हो कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वो जिन चीजों से मिलकर बनी है एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सेकेंड है वाई इज वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता है कि पानी जो है वो पीने के काम आता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा पानी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी काम आता है, प्लांट्स में भी, और ये कई दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूजफुल है। इसलिए वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17, वाई आर डिजिटल थर्मोमीटर्स प्रेफर्ड ओवर मर्करी थर्मोमीटर्स। तो डिजिटल थर्मोमीटर्स कौन से होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था 37 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी का टेम्परेचर है तो आपको वहां पर लिखा हुआ दिखेगा 37 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं। देखो, एक तो पहली बात ये है कि मरकरी जो है वो एक जहरीला पदार्थ है ना, इट इज अ पॉइजनस थिंग। तो ये एक पहले डेंजर तो ये हो गया। दूसरा, डिजिटल थर्मामीटर को पढ़ना ज्यादा आसान है, कोई बच्चा भी जो है वो देखकर बता सकता है कि कितना टेम्परेचर हुआ है। तो उसको आसान है ज्यादा यूज करना, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं। इसी के बाद 18th क्वेश्चन है हाउ डू फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग थ्रेशिंग मशीन। तो हाउ डू फार्मर्स बेनिफिट यूजिंग थ्रेशिंग मशीन। तो फार्मर्स जो है उनको फायदा ये है कि थ्रेशिंग मशीन से उनका वक्त बचता है, दे सेव टाइम। उसके अलावा उनकी मेहनत बचती है और वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रेन को जो है स्टॉक से रिमूव कर सकते हैं। तो यू कैन राइट फार्मर बेनिफिट फ्रॉम थ्रेशिंग मशीन्स एज दे सेव टाइम, रिड्यूस मैनुअल लेबर एंड सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एफिशिएंटली। और वो जो डिजिटल थर्मामीटर वाला था उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, डिजिटल थर्मामीटर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर सेफर। क्यों? क्योंकि देर इज नो रिस्क ऑफ पॉइजनिंग एंड इट प्रोवाइड quicker reading and are easier to use। 19th क्वेश्चन 19th क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। हमें पता है कि थ्री स्टेट जो है वो लिक्विड, गैस और सॉलिड है। विच स्टेट ऑफ वाटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मतलब जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया इस तरह से और इसमें आपने इतना पानी डाल दिया है, अब इसका कुछ वॉल्यूम है एक गिलास जितना। अब आप इसको मटके में डाल दोगे, इस तरीके से मटके में अगर डाल दोगे तो ये पानी इसके अंदर चला जाएगा और मटके का शेप ले लेगा। क्या पानी कम ज्यादा होगा? जी नहीं, पानी उतना ही होगा जितना यहाँ है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है, जितना वॉल्यूम यहाँ था उतना ही वॉल्यूम यहाँ है, लेकिन इसकी शेप बदल रही है। यहाँ पर ये ग्लास की शेप में था और यहाँ पर इसने पॉट की शेप ले ली है। तो कौन सी स्टेट है वो वाटर की? लिक्विड स्टेट है, जो जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती। इसका आंसर मैं भी आपको लिख के भी दिखाऊंगा। 20th क्वेश्चन क्या है? 20th है व्हाट हैपेंस टू हैवियर पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे आपने कोई एक कंटेनर लिया और इसके अंदर पानी है और पानी के साथ इसमें कोई सॉलिड इम्प्योरिटी है। सॉलिड इम्प्योरिटी का मतलब जैसे कोई सैंड हो गई या चॉक पाउडर हो गया, इस तरीके से कोई चीज इसके अंदर जो है आप मान लो जैसे मौजूद है, कोई सैंड हो गया या कुछ भी हो गया। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब हम इस पानी को बिना छेड़े और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये जितना भी पार्टिकल है ये सारा नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा और ऊपर पानी जो है वो कंपैरेटिवली कम गंदा होगा। होगी उसमें भी इम्प्योरिटीज, लेकिन जो मेन जो जितना भी है आपका हैवियर पार्टिकल वो नीचे बैठ जाएगा। तो सेडिमेंटेशन के दौरान हैवियर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड स्टेट जो है वाटर की, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप।
20th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू हेवियर पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। मैंने आपको समझा दिया। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन हेवियर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो नीचे की तरफ क्यों बैठते हैं? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींचती है। ओके, उसके बाद बढ़ेंगे। 21st क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वाटर साइकिल ब्रीफली, ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो वाटर साइकिल क्या है? आपको पता है कि जो अगर ये माउंटेन है, हमें पता है कि यहाँ से जो है सन की हीट आएगी और वो सन की हीट जो है इस पानी को गर्म करेगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, वो वेपर्स ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लाउड फॉर्म होगा। क्लाउड फॉर्म होने के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा और प्रेसिपिटेशन के बाद वापस ये पानी इधर चला जाएगा और कलेक्शन होगा। तो वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा साइकिल जिसमें पानी जो है जमीन से ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बारिश होती है और वापस वो जमीन पर आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और इसकी डायग्राम, इतनी इतनी सुंदर डायग्राम आप मत बनाना जितनी मैंने बनाई है, ठीक है? लेकिन आप थोड़ी ठीक ठाक डायग्राम बनाने। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। वाटर evaporates due to heat, forms cloud through condensation, and falls as rain in precipitation, and finally collect as water sources। तो ये चार फॉर्म्स इसकी जो है, चार जो भी इसकी स्टेजेस हैं वो आ गए। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है हाउ इज सीविंग डिफरेंट फ्रॉम फिल्टरेशन। सीविंग क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसी चीज है, दोनों सॉलिड हैं, और जैसे चावल और उसमें कंकर, तो अब चावल हमें अलग दिखेगा और कंकर हमें अलग दिखेगा। तो जब हम ऐसी चीजों को छानते हैं जिनका साइज अलग हो या कलर अलग हो और उनको आसानी से देखा जा सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से छान लेते हैं। जैसे आटे में से चोकर, जोकर नहीं चोकर, ठीक है, उसको छान लिया। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में आपको एक तो चाहिए लिक्विड, और उस लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी होनी चाहिए, सॉलिड, ठीक है? तो अगर आप उसको छलनी में छान कर अलग अलग कर सको, अ, छलनी इन द सेंस फिल्टर में डालकर उसको कर सको, तो वो प्रोसेस जो है फिल्टरेशन कहलाता है। और इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग विद एन एग्जांपल। तो आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में वो खेतों में जो है औरतें एक छज्जा, इस तरीके से छज्जा लेकर और गाना गाते गाते और ऊपर से गिराती थी क्या कहते हैं, अनाज को। और अनाज जो है हवा की मदद से जो हैवियर पार्टिकल है वो यहीं गिर जाता था, और जो दूसरा हल्का शेप होता था वो कहीं दूर जाके ढेर बनाता था। तो दैट इज एक्चुअली विनोइंग, और यही एक एग्जांपल है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप लिख सकते हो सीविंग सेपरेट्स पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज यूजिंग अ सीव, है ना? सीविंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है अलग करने का जिसमें साइज के बेस पे अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या है? फिल्टर पेपर या मैश का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें लिक्विड में से सॉलिड को अलग किया जाता है। विनोइंग क्या है? विनोइंग एक तरीका है सेपरेट करने का, जिसमें लाइटर हस्क यानी कि हल्का भूसा जो है उसको अलग किया जाता है भारी ग्रेन से। किसकी मदद से? विंड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर थ्रो ग्रेन हस्क मिक्सचर इनटू एयर एंड द विंड ब्लोज द हस्क अवे व्हाइल द ग्रेन्स फॉल डाउन। वही मैंने जो अभी आपको समझाया, ये वही लिखा। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है ऑब्जर्व द थर्मोमीटर एज शोन इन दिस फिगर। तो ये रहा आपका थर्मोमीटर, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट। थर्मोमीटर कौन सा है ये? तो आप ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये तो ये -10 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है -10 डिग्री से लेकर और आगे तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर? अभी जो है यहाँ पर ये रीडिंग है, तो ये इस वक्त कहाँ है? तो ये 20 से आगे है और 30 से कम है, और 20 और 30 के बीच में ये छोटी छोटी 10 डिविजन्स हैं। यानी कि ये हर एक जो है 1 1 डिग्री का है। तो इसका मतलब है ये 6 डिग्री आगे है, तो ये 26 डिग्री टेम्परेचर, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर? सबसे छोटी वैल्यू ये कौन सी मेजर कर सकता है? ये कर सकता है -10 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा नीचे क्वेश्चन है, मैं अभी इसके आंसर आपको दे रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? तो किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर कहलाती है। विच थर्मामीटर डू वी यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी? तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर करने के लिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस और केल्विन स्केल? तो ये सारे आंसर आ गए। लेबोरेटरी थर्मामीटर 26 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ how hot or cold an object is. A clinical thermometer is used to measure body temperature. अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल।
तो आप ये मानकर चलो कि केल्विन जो है वो बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर सपोज करो कि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो आप इस 1 डिग्री में आप क्या करो 273 प्लस कर दो, तो वो कितना हो जाएगा 274। तो इसका मतलब है कि 274 केल्विन का मतलब हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। मतलब सेल्सियस में आपको जो भी टेम्परेचर दिया हो उसमें 273 प्लस कर लो, वही आपका टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन स्केल। इसके अलावा आपको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी आएंगे, और मैंने आपकी बुक से केस स्टडी का एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। आपको याद होगा कि आपका जो टेम्परेचर वाला चैप्टर है उसमें पहले ही पेज पर ये आपको स्टोरी दी गई थी, और मैंने इसी से आपके लिए केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन बनाया है। आई होप कि आपके जो टीचर्स पेपर बनाए वो भी इसी तरीके से पेपर बनाए, क्योंकि ये डायरेक्ट इट इज लिंक्ड टू योर लाइफ, इट इज लिंक्ड टू योर टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, Lombok and his elder sister Pheban live in Shillong. One day, Lombok felt feverish after coming home from school. Pheban touched his forehead and suspected he might have fever. To confirm, she used a digital thermometer from the Almira. She washed the thermometer tip with the soap and water before use and measured Lombok's temperature. To her relief, it was normal. She washed and dried the thermometer before putting it back. Even then advised Lombok to rest and eat nuts. तो ये आपकी किताब का ही है। अब फीबन सस्पेक्टेड लंबोक हैड फीवर आफ्टर टचिंग हिज, उसने क्या टच करके और ये तय किया था कि शायद उसको बुखार हो सकता है। तो यहाँ पर रहा उसने ही टच्ड हिज फोरहेड, है ना? तो यहाँ पर आप फोरहेड लिख देंगे। टू मेजर लंबोक्स टेम्परेचर फीवन ने क्या इस्तेमाल किया, शी यूज्ड अ डिजिटल थर्मामीटर, तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे। उसके बाद है आफ्टर क्लिकिंग लंबोक आफ्टर चेकिंग लंबोक्स टेम्परेचर फीवन फाउंड इट वाज कितना था, वो नॉर्मल था, राइट? तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। और फिर है क्वेश्चन 8, व्हाई डिड फीबन वॉश थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर मेजरिंग लंबोक्स टेम्परेचर? तो उसने इसका इस्तेमाल इसने इसलिए धोया था, साफ किया था, ताकि उससे इन्फेक्शन से बचा जा सके, अगली बार जब कोई इस थर्मोमीटर को यूज करे तो उसको इन्फेक्शन ना हो। तो इन सभी के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। ये रहा फोरहेड, ये रहा डिजिटल नॉर्मल, और ये फीबन वॉश्ड द थर्मामीटर टू मेंटेन हाइजीन एंड अवॉइड इन्फेक्शन। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, वैसे तो वहां पर आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपकी ज्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने एक और बनाया है। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो निशा वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड अ बोल ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन द टेबल। तो जब ये निशा है, और ये निशा जब कुकिंग कर रही थी, तो इससे जो है नमकीन पानी, नमकीन इन द सेंस सॉल्ट वाटर जो है वो टेबल पे गिर गया। टू सेव द सॉल्ट शी डिसाइडेड टू रिकवर इट, और उसने थोड़ी सी कंजूस थी, तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो जो नमक गिरा है उसको मैं बचाऊंगी। फर्स्ट शी कलेक्टेड द सॉल्ट वाटर इन अ पैन एंड प्लेस्ड इट अंडर द सन। पहले उसने उसको धूप में रखा। Over the time, the water evaporated, leaving the salt behind. Curious about evaporation, Nisha tested the process again by boiling another bowl of salt water. तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने नॉर्मली धूप में उसको इवेपोरेट किया और सॉल्ट जो है एक्वायर किया। दूसरे केस में उसने क्या किया, इसी चीज को करने के लिए उसने बॉईल किया पानी को और सॉल्ट वाटर को ले लिया, मिल गया उसको। शी नोटिस दैट वाटर टर्न इनटू स्टीम लीविंग द सॉल्ट एट द बॉटम ऑफ द पैन, और जो पानी था वो स्टीम बनकर उड़ गया, और जो बाकी पीछे बचा वो सॉल्ट था। शी शेयर हर फाइंडिंग विद हर फ्रेंड्स हु वर फैसिनेटेड बाय सिंपल साइंस। अब इस बेस पैराग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला, विच सेपरेशन टेक्निक डिड निशा यूज टू रिकवर सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर? कौन सा तरीका उसने अपनाया, कौन सा है सेपरेशन का मेथड? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना? इवेपोरेशन का इस्तेमाल किया उसने। सेकेंड है, व्हाट हैपन्स टू द वाटर ड्यूरिंग इवेपोरेशन? इवेपोरेशन के वक्त पानी का क्या होता है, वो बेचारा भाप बन के उड़ जाता है। व्हाट इज इवेपोरेशन, सॉरी, व्हाई इज इवेपोरेशन ए सुटेबल मेथड फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? तो
इवेपोरेशन क्यों एक अच्छा तरीका है सॉल्ट वाटर ऑब्टेन करने का? क्योंकि पहली बात, इससे सॉल्ट को कोई नुकसान नहीं होता। आप कोई और केमिकल मेथड यूज करोगे या कुछ करोगे तो उसमें केमिकल्स मिल जाएंगे, राइट? और इसमें इवेपोरेशन में क्या है कि जो सॉल्ट है वो आराम से अपने आप बच जाएगा और जो पानी है वो सीधा उड़ जाएगा। What would happen if the salt water was boiled instead of left under the sun? अगर उसने धूप में रखने की बजाय उस पानी को गर्म किया होता तो क्या होता? अब जब आप पानी को गर्म करोगे तो जो आपका इवेपोरेशन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। फास्ट होने का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, और जितना रेट ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का, आप सॉल्ट जो है उतने ही जल्दी हासिल कर लोगे। कैन इवेपोरेशन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ मिक्सचर? ना, नॉट एट ऑल। क्योंकि इवेपोरेशन जो है सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको विनोइंग करनी है या आपको चावल में से शेफ अलग करना है, तो क्या आप इवेपोरेशन से वो हासिल कर पाओगे? नहीं। तो ये हर एक चीज़ अलग है, डिफरेंट तरीके से उनका इस्तेमाल करके हम और उन चीज़ों को अलग करते हैं। दैट इज वाई वी हैव सो मेनी वेज ऑफ सेपरेशन और सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर। निशा यूज्ड इवेपोरेशन टू रिकवर सॉल्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो दूसरा है कि क्या होता है पानी के साथ? तो वाटर टर्न्स इनटू वेपर। उसके बाद थर्ड है व्हाई इज इवेपोरेशन अ सुटेबल मेथड? तो इवेपोरेशन सुटेबल इसलिए है क्योंकि ये सॉल्ट को सेपरेट कर देता है बिना उसको डैमेज किए हुए। व्हाट वुड हैपन इफ द सॉल्ट वाटर वाज बॉइल्ड? तो अगर सॉल्ट वाटर को बॉयल करोगे तो इवेपोरेशन फास्टर होगी और सॉल्ट जो है जल्दी आपको हासिल हो जाएगा। कैन इवेपोरेशन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ मिक्सचर? नो। क्यों? क्योंकि इट ओनली वर्क्स व्हेन वन कंपोनेंट कैन टर्न इनटू वेपर। मतलब कोई एक चीज जो है वो भाप बन के उड़ जानी चाहिए और दूसरी चीज रह जानी चाहिए। देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ इवेपोरेशन एज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। तो दोस्तों, इतना ही मेरी तरफ से। आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चैप्टर 6 और उससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हाफ ईयरली का जो साइंस का एग्जाम पेपर है या दूसरे सब्जेक्ट्स का है वो आप देख सकते हो। इस एग्जाम में मैंने आपके लिए 7th 8th और 9th चैप्टर में से ये पेपर बनाया है। तो मेरी तरफ से दोस्तों बस अभी इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने। जब भी कोई दिक्कत हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।